जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 9 हिंदी। ठीक है, कक्षा 9 हिंदी अध्याय 1 और जिसका नाम है कहानी का प्लॉट। तो इस वीडियो में जानेंगे लेखक का परिचय। ठीक है, लेखक का परिचय और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में जानने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो जितने भी 10 क्वेश्चन आंसर है 10 क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग कंप्लीट नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कवर अप कर पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो देखिए यहाँ पर कहता है लेखक का परिचय। ठीक है, लेखक का परिचय से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। लेखक के परिचय में क्या कहता है लेखक का परिचय, यानी कि लेखक का जो नाम है वह नाम है शिवपूजन सहाय। यानी कि कहानी का जो प्लॉट है, इस कहानी को लिखने वाला जो लेखक है उसका नाम है शिवपूजन सहाय। इसका जन्म हुआ था 1893 में। ठीक है, इसको याद रखिए, पूछ देता ऑब्जेक्टिव में। और जन्म हुआ कहाँ था, यानी कि जन्म स्थान उन्वास बक्सर बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार राज्य के उन्वास जिले बक्सर जिले के उन्वास गांव में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिए। कहता है इसका निधन, ठीक है, इसका निधन हुआ था 1963 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1963 में क्या हुआ था, जो है सो शिवपूजन सहाय का निधन हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बारे में इसके और डिटेल में जानते हैं कि इसकी रचनाएं क्या थी। ठीक है, इसकी रचनाएं के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या सब रचनाएं थी। तो कहता रचनाएं, ठीक है, इसकी रचनाएं का नाम है विभूति, देहाती दुनिया। ठीक है, देहाती दुनिया, दो घड़ी। ठीक है, कितने घड़ी, दो घड़ी, वे दिन वे लोग। ठीक है, इनकी रचनाएं है बिंब प्रतिबिंब मुंडमाल, ये सब जो है उनकी क्या है, रचनाएं है। कहता है शिव पूजन सहाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको याद भी रखना है, वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ था। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ। कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है कि शिवपूजन सहाय, ठीक है, शिवपूजन सहाय नौकरी करते थे। ठीक है, और ये नौकरी छोड़ दिए असहयोग आंदोलन के प्रभाव से। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये जो आंदोलन है, जब हम का देश गुलाम था भारत देश, तो उस टाइम में महात्मा गांधी विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने के लिए जो है सो असहयोग आंदोलन का जो है सो गठन किया था। तो इसी आंदोलन के फलस्वरूप, ठीक है, इसी आंदोलन के प्रभाव से इन्होंने, यानी कि शिवपूजन सहाय ने सरकारी नौकरी का त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है यहाँ पर कि इन्होंने इन्होंने जागरण हिमालय, ठीक है, कहता है यहाँ पर इन्होंने जागरण हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि शिवपूजन साहब बहुत सारे पत्रिका का संपादन किया और पत्रिका में क्या सब नाम आता है, जागरण। ठीक है, आपको याद रखना है, जागरण, हिमालय, ठीक है, ये हिमालय पत्रिका, माधुरी पत्रिका, ठीक है, और साथ ही साथ बालक। ठीक है, ये सारे पत्रिका में इन्होंने क्या किया है, संपादन किया इन सारे पत्रिका का। एगो लास्ट है यहाँ पर कहता है देहाती दुनिया। ठीक है, कहता देहाती दुनिया जो है इनका एकमात्र उपन्यास है, यानी कि इनका एक उपन्यास है और उस उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया। ठीक है, इसको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता इनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। यानी कि इनकी रचनाओं का जो संकलन है, जिसका नाम है शिवपूजन रचनावली, ये जो है 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा, ठीक है, पटना द्वारा प्रकाशित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे क्या कहता है। आगे कहता है यहाँ पर, अब तो आगे इसके क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, उसका लेखक का जो परिचय था वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर के 10 तक का जो है सो सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज और उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, तो चैनल से जुड़ना ना भूलिए। कहता है लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझमें नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। कहता है लेखक कहता है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझमें नहीं है, जबकि यह जो कहानी है श्रेष्ठ कहानियां में एक है। तो देखिए लेखक ऐसा क्यों कहता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं उत्तर के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका उत्तर। ठीक है, उत्तर में कहता है कि लेखक अपने सहृदयता का परिचय देते हुए कहता है, यानी कि लेखक जो है अपने सहृदयता का परिचय देते हुए कहता है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझमें नहीं है, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझमें नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी लेखक अपनी रचना का मूल्यांकन स्वयं नहीं करता, बल्कि उनकी रचनाओं का मूल्यांकन पाठक करता है। अर्थात लेखक अपना बड़ाई करना नहीं चाहता। ठीक है, लेखक बड़ाई नहीं करना चाहता है, इसीलिए वह कहता है कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझमें नहीं है, क्योंकि वह अपना बड़ाई करना नहीं चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा। देखिए यहाँ पर कहता है लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा। ठीक है, जो मुंशी जी की बेटी थी उसका नाम भगजोगनी रखा था लेखक। ठीक है, तो वह क्यों रखा भगजोगनी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर कहता है, इस प्रश्न का उत्तर जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है यहाँ पर कि क्योंकि मुंशी जी की लड़की बेहद खूबसूरत थी,
जबकि भगजोगनी एक प्रकार का कीट पतंग होने के बाद भी वह अंधेरे में रोशनी फैलाती है। ठीक उसी प्रकार भगजोगनी अभागिन तो थी, लेकिन अति सुंदर थी। लेखक आज तक इतनी सुंदर लड़की कहीं नहीं देखी थी, अतः लेखक ने मुंशी जी के लड़की का नाम भगजोगनी रखा। ठीक है, तो आपको इसको याद करना है कि देखिए लेखक जो भगजोगनी होता है ना, वो अंधेरे में भी अपने प्रकाश को फैलाता है, क्योंकि प्राकृतिक देन है उसका। ठीक है, उसी प्रकार से भगजोगनी जो है, जो मुंशी जी की बेटी है, वह अभागिन थी, क्योंकि उसका माता जो है वह अभागिन थी, क्योंकि उसकी माँ जो है जन्म देने के बाद ही चली गई। ठीक है, तो लेकिन वह बहुत ही सुंदर थी, और जिस प्रकार से जो है सो भगजोगनी अंधेरे में प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार से ये जो भगजोगनी थी, जो मुंशी जी की बेटी थी, यह भी बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, तो इसीलिए उसका तुलना किया गया और उसका नाम जो है सो यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी जी, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। मुंशी जी जो थे उसके बड़े भाई क्या थे, तो कहता है मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे, लेकिन वह बड़े खर्चीले थे। उसके जो भाई थे वह पुलिस दरोगा थे, लेकिन वह क्या थे, बड़े खर्चीले थे और शौकीन मिजाज के थे। अपने इस खर्च और शौकीन मिजाज के कारण उन्होंने अपने जीते जी सब कुछ खर्च कर डाला। उसके जो भाई थे, जिसका नाम जैसे पुलिस दरोगा थे, और वह शौकीन मिजाज और बड़े ही खर्चीले थे। ठीक है, बड़े ही क्या थे, खर्चीले थे, और इसी के कारण उन्होंने जीते जी क्या कर दिया, सब कुछ खर्च कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो कि यहाँ पर कहता है दरोगा जी, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कहता है दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। ठीक है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी, तो कहता दरोगा जी की तरक्की रुकने की खास वजह यह थी कि वह बहुत खर्चीले थे। दरोगा जी के पास एक घोड़ी थी। ठीक है, दरोगा जी के पास क्या थी, एक घोड़ी थी, और जो बारूद कहलाती थी। ये घोड़ी क्या कहलाती थी, बारूद। आपको ये भी याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कहेगा कि दरोगा जी की जो घोड़ी थी वह क्या कहलाती थी, तो बारूद कहलाती थी। इतनी अच्छी घोड़ी पर अंग्रेज अफसर का तीखा नजर था। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊपर कर देते इसको। कहता इतनी अच्छी घोड़ी पर जो है अंग्रेज अफसर का, ठीक है, इतनी अच्छी घोड़ी पर अंग्रेज अफसर का तीखा नजर था, लेकिन दरोगा जी ने उन अंग्रेज अफसरों को नीबुआ नून चटा दिया। यानी कि अंग्रेज अफसर चाहते थे कि ये घोड़ी हमें दे दे या हमसे बेच दे। ठीक है, लेकिन दरोगा जी जो है वो उनसे नहीं बेचे, और नीबुआ नून चटा देने का मतलब हुआ कि वहाँ उसको जो है अंग्रेज अफसर को घोड़ा नहीं दिया या उसके हाथों नहीं बेचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उड़ीन हुए। यानी कि जो उसका जो जैसे उसका भाई जो मर गया, तो उसके बाद उन्होंने कैसे उड़ीन हुए। कहता है दरोगा जी अपने जीते जी सब कुछ लुटा डाला था। ठीक है, दरोगा जी जब तक जिंदा थे तो वह खर्चीले स्वभाव के थे, और सब कुछ क्या कर दिया, लुटा दिया। लेकिन अंत में एक घोड़ी छोड़ गए थे, और दरोगा जी का एक घोड़ी था जो बारूद कहलाती थी, जो उनके अफसरों के आंखों में थी। और ये बात पिछले अभी क्वेश्चन में देखे कि अफसर उसको लेना चाहते थे। उस घोड़ी को अंग्रेज अफसर के हाथों बेचकर मुंशी जी ने अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया। ठीक है, यानी कि उसी घोड़े को क्या किया, मुंशी जी उन्हीं अंग्रेज अफसर के हाथों बेच दिया, और अपने बड़े भाई का क्या किया, अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार बड़े भाई से उड़ीन हुए। ठीक है, इसी प्रकार बड़े भाई से क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है थानेदार की कमाई, थानेदार की कमाई। ठीक है, कहता है थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ऐसा क्यों कहता है। ठीक है, यानी कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना, ठीक है, तापना, ये दोनों बराबर है, लेखक ऐसा क्यों कहता है। कहता है लेखक के कहने का मतलब है कि थानेदार ने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया, ठीक है, वह ईमानदारी का पैसा नहीं था। यानी कि थानेदार ने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया वह ईमानदारी का पैसा नहीं था। ठीक है, वह जितने भी पैसे थे उनके, वो सारे के सारे कैसे पैसे थे, बेईमानी के पैसे थे। ठीक है, कहता ईमानदारी का पैसा नहीं था, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। कहता है कि कमाया, कहता पैसा नहीं था, बल्कि वह ईमानदारी से कमाया गया पैसा, कहता बेईमानी से, यहाँ पर ठीक है, बेईमानी से कमाया गया पैसा था। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से पैसा कमाता है तो ईमानदारी से खर्च करता है। यह सब कहा जाता है कि, कहता यह कहा जाता है कि मेहनत इंसान को पैसे की कीमत सिखाती है। ठीक है, थानेदार यदि मेहनत से पैसा कमाता तो सोच समझ कर खर्च करता, लेकिन इसलिए लेखक कहता है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। ठीक है, यानी कि जो भी क्या कहते हैं, थानेदार ने जो भी अपने जीवन में कमाया था वह बेईमानी का पैसा था, और उसी तरह से उन्होंने क्या किया, खर्च कर डाला। ठीक है, और यदि ईमानदारी से कमाता तो वह पैसे का अहमियत जानता और उतना ज्यादा खर्चीले स्वभाव का नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है। ठीक है, लेखक कहता है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है। उत्तर में है कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक तरफ कहानी की नायिका भगजोगनी सुंदरता और दूसरी तरफ उनकी गरीबी। ठीक है, कहता है कि एक तरफ जो है भगजोगनी की सुंदरता, एक तरफ भगजोगनी की सुंदरता और दूसरी तरफ उनकी कौन सी गरीबी। ठीक है, तो एक तरफ भगजोगनी की सुंदरता और दूसरी तरफ उनकी गरीबी गरीबी तिलक दहेज के बिना शादी करना असंभव था। ठीक है, तिलक दहेज के बिना शादी करना क्या था, असंभव था। इसलिए लेखक ऐसा कहता है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि सच्ची घटना को दर्शाने के लिए भड़कीली भाषा का प्रयोग कर सकूं। ठीक है, यानी कि लेखक कहता है कि सच्ची घटना को दर्शाने के लिए भड़कीली भाषा का प्रयोग कर सकूं, जो है ऐसा मेरी लेखनी में जोर नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। ठीक है, भगजोगनी का जो सौंदर्य है वो क्यों नहीं खिल सका। भगजोगनी सुंदरता में अंधेरे घर की दीपक थी, परंतु भगजोगनी का जन्म होते ही उनकी माँ का निधन हो गया। ठीक है, यानी कि भगजोगनी का जो जन्म हुआ तो उसके बाद, ठीक है, उसकी माँ का क्या हो गया, निधन हो गया। गरीबी के कारण भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। तेल के बिना बाल जुओं का घर था, जुओं का घर था। बिन माँ के गरीबी बेटी का सौंदर्य भला कैसे खिल सकेगा। ठीक है, तो बिना माँ के गरीब बेटी का सौंदर्य कैसे खिल सकेगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपसे कहता है कि मुंशी जी गल फांसी लगकर क्यों मरना चाहते थे। ठीक है, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। कहता है उत्तर में यहाँ पर कहता है कि मानव का, ठीक है, जो कि आप प्रश्न का उत्तर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है मानव का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने ऊपर कष्ट झेल सकता है, परंतु अपने संतान को कष्ट में नहीं देख सकता है। भगजोगनी दिन भर गांव में घूमने के बाद भी कुछ जुटा नहीं पाती थी और अपने पिताजी को धीमी आवाज में कहती थी, बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। उस समय मुंशी जी का मन करता था कि गलफांसी लगाकर मर जाए। ठीक है, तो जब जो है सो भगजोगनी दिन भर गांव में घूमती थी और उसको खाने के लिए नहीं मिलता था, ठीक है, कोई नहीं देता था, तो वह आके धीमी स्वर में पिताजी से कहती थी, पिताजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। उस समय जो है मुंशी जी का मन करता था, ठीक है, कि गल फांसी लगकर मर जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 10 नंबर का क्वेश्चन। भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों। देखिए, भगजोगनी का जो पति था उसका जब देहावसान हो गया, यानी कि जब देहांत हो गया, तो उसका जो है सो नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। ठीक है, यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है। तथा इस तरह की घटना समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के कारण बेमेल विवाह जैसी कुरीत की और संकेत करती है। बेमेल विवाह में उत्पन्न संकट एवं दुख नारी को झेलना पड़ता है। यह सब गरीबी और फिजूल खर्ची से उत्पन्न समस्या है। ये सब जो समस्या है गरीबी और फिजूल खर्ची के कारण उत्पन्न समस्या है, तो इसीलिए हम लोग को फिजूल का खर्ची नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन सारा का सारा समाप्त होता है। तो हम लोग इस चैप्टर का जो है जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन को किए। ठीक है, और लेखक के परिचय को भी जो है सो हम लोग जानने का प्रयास किए संक्षिप्त में। ठीक है, और ये जो है आपका इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। आपको टेलीग्राम पर इसका कंप्लीट पीडीएफ है, वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, गुड बाय।